हमारे साथ महेंद्र मिश्र जी हैं, हमारे इप्टा और तकशीक लेखक संघ के बहुत पुराने साथी रहे हैं और आज वो हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। इप्टा का स्थापना दिवस 25 मई है और हम इस उपलक्ष्य में महेंद्र मिश्र जी से बात करना चाहते हैं। महेंद्र मिश्र जी भारतीय रेल मंत्रालय में विशेष सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अभी रायपुर में रहते हैं और हम उनसे वो तमाम बातें करेंगे, वो तमाम जानकारी लेना चाहेंगे जो वो हमको आज देना चाहेंगे। मिश्रा जी, आप ये बताएं, इप्टा प्रगतिशील लेखक संघ से आपका संपर्क कब कैसे हुआ और आप के तमाम अनुभव उस पूरे दौर के वो आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगे। ऐसा है बंधु कि मैं आगरा कॉलेज में पढ़ता था, एमए में। मेरा ये ख्याल है कि मैं एमए फाइनल में था 57-58 पिछली सदी का। तो उस वक्त मेरा संपर्क हुआ प्रगतिशील लेखक संघ के लोगों से, जनवादी विचारधारा वाले लोगों से और साथ ही इप्टा से। राजेंद्र रघुवंशी जो इप्टा के संस्थापकों में से एक थे, उनके हम लोग करीब थे और एक सांस्कृतिक ग्रुप था हम लोगों का और उस समय की बहुत सी यादें हैं। तो क्या बताऊं आपको, हम लोग नाटक करते थे, मैं पृष्ठभूमि में रहता था अधिकतर। बहुत से जनवादी नाटक हुए, समूह गान होते थे। वो जमाना थोड़ा दूसरा था, बड़ा उत्साह था, भविष्य के बारे में आशाएं थी। समय बदल गया है लेकिन उसकी यादें बाकी हैं। आप बताएं कि ये जो इप्टा का जो हो रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि भारतीय जननाट्य संघ, या जिसे हम लोग इप्टा कह के ही बोलते हैं, एक संस्था के बजाय हम इसे एक आंदोलन समझें जी। और कोई भी आंदोलन जब होता है तो वो एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाता है जनमानस पर जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि फ्रांस की राज्य क्रांति को लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो भाईचारे का, बंधुत्व का और आज़ादी और लिबर्टी का जो नारा लगाया, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चाहे असफल रहा हो, लेकिन ये जो मूल्य उसने पैदा किए वो आज भी हमारे जीवन का एक स्थायी अंग बन गए। वैसे ही प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा ने जो आंदोलन शुरू किया, बाद में चाहे इप्टा आगे चलकर 10-12 साल में उतना सक्रिय न रहा हो, लेकिन उस आंदोलन ने ऐसी बहुत सी संस्थाओं को जन्म दिया, खासतौर से कलकत्ता में और मुंबई में, कि वो जनवादी विचारधारा को लेकर कला का एक नया जागरण हुआ और रंगमंच ने उसको प्रस्तुत किया। सिनेमा में भी वो बाद में प्रतिबिंबित हुआ। और सर, उस समय जो तमाम जो स्टालवर्ट थे इप्टा के और तमाम लोग, तो उनके साथ आपका संपर्क भी समय समय पर रहा? हाँ, हम लोग मिलते रहे। जैसे कि मुझे याद है, हमारे आगरा में आए थे हंगल साहब, और हंगल साहब, आपको अगर ध्यान हो, 12-13 में जबकि बहुत बीमार थे, उस वक्त वो इप्टा के प्रेसिडेंट थे और यहाँ भिलाई में एक राष्ट्रीय समारोह हुआ था इप्टा का, जिसमें सारे देश से इप्टा के प्रतिनिधि आए थे। तो वहाँ उनकी वो जो मैसेज थी, उनका संदेश था, वो पढ़ा गया था। ऐसे ही और भी बहुत से लोगों से मुलाकात होती रही जो वहाँ आते थे, लोगों से मिलते थे, सिनेमा में भी, रंगमंच पर भी। तमाम लोग सर। हाँ। और इसके अलावा सर, जो इप्टा, भारतीय जननाट्य संघ इप्टा का जो एक मूवमेंट है, उसमें आपने जैसे बताया कि आप आगरा और वहाँ के तमाम लोगों से जुड़े हुए थे, तो जब आप आगरा से हटे, दूसरी जगहों पर आप गए, अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग हुई,
तो क्या वहां भी आपका इस प्रकार के लोगों से संपर्क होता रहा? हाँ भी और नहीं भी। मैं सरकारी सेवा में आ गया, तो रेलवे की प्रशासनिक सेवा में था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। जो समान विचारधारा वाले लोग होते हैं या समान दिलचस्पी वाले लोग होते हैं, उनसे मुलाकात होती ही है। मैं जैसे बंगाल में जब पोस्टेड था, खड़गपुर में था, कलकत्ते में जब रहा, तो उन दिनों बहुत लोगों से संपर्क हुआ। जैसे कि रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता से हुआ संपर्क, जो केया चक्रवर्ती के साथ में उसमें थे। शंभू मित्र से एक बार मुलाकात हुई, वो मुझे याद है क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श थे। उन्होंने इप्टा के माध्यम से तो उनकी विजन भट्टाचार्य का नाटक है नवान्न, उसे प्रस्तुत किया था। तो लेकिन वो धीरे धीरे, ये हकीकत ये है कि वो संपर्क कम होता गया। मैं सरकारी कामकाज के उसमें बना रहा। व्यक्तिगत धरातल पर मेरा अध्ययन चलना रहा, फिल्में देखता रहा, लेकिन सक्रिय योगदान मैं कर नहीं सका और इतना संपर्क भी नहीं लोगों से हो सका। जहाँ कहीं लोग मिलते थे, मिलता था, लेकिन कुछ संतोषजनक वो उस संपर्क की स्थिति रही नहीं। जी जी जी। इसके साथ साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप इप्टा के और पक्षी लेखक संघ के लोगों के साथ रहने के अलावा आपकी रुचि फिल्मों में बहुत रही है और आपने लगातार फिल्मों पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारी आपकी लेखनी सामने आई है और हाल में आपकी भारतीय सिनेमा में किताब भी आई है। तो आप वर्तमान जो परिदृश्य है, जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और वो तमाम जो फिल्में हैं जो आपने उस दौर से अब तक देखी और रखी हैं, उनको आप कितना जोड़कर बताएं? ऐसे सिनेमा से या अच्छे सिनेमा से मेरा संपर्क फिल्म सोसाइटी आंदोलन के माध्यम से। अब आप ये सोचिए कि 50 और 60 के दशक में, यहाँ तक कि 70 के दशक में भी जो कालजयी फिल्में हैं, जो क्लासिक्स हैं दुनिया की दूसरी भाषाओं की, और जिन्होंने सिनेमा को कला के रूप में स्थापित किया और एक युगांतकारी प्रभाव डाला है, जिन्होंने सामान्य इंसान को, उसके संघर्ष को, उसकी यंत्रणा को, उसकी समस्याओं को, उसके जीवन को एक विशद तरीके से सिनेमा में प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है, वो सब फिल्में हम लोग नहीं देख पाते थे। फिल्म सोसाइटी के माध्यम से देखे। फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ का हेडक्वार्टर दिल्ली में था और हम लोगों को मुफ्त में फिल्में मिला करती थी। उन्हें केवल हम भेजने का खर्चा वापस करते थे। तो उससे जो फिल्मों के माध्यम से जीवन को चित्रित करने का जो एक विराट जगत है, वो हमारे सामने खुला। आगरा फिल्म सोसाइटी हम लोगों ने 58-59 में शायद स्थापित की थी। मैं आगरा कॉलेज में उन दिनों अंग्रेजी का असिस्टेंट प्रोफेसर था। हमारे मित्र थे सतीश बहादुर माथुर, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, और तमाम फिल्में उस वक्त हम लोगों ने देखी। सत्यजीत राय की पथेर पांचाली फिल्म भी पहली बार हम लोगों को वहीं देखने का मौका मिला। इसके अलावा बाइसिकल थीव्स विक्टोरिया उदासिका की फिल्म, जो कि स्वयं में एक कालजयी फिल्म है, उनकी फिल्म अम्बर्टो डी, रोम ओपन सिटी, फ्लाटी की फिल्म नानुक ऑफ द नॉर्थ, लॉइजाना स्टोरी, इस तरह की सारी जो महत्वपूर्ण फिल्में हैं। मेरी सीटन ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की वो आती थी हमारे यहाँ आगरा में, और उनके माध्यम से भी पता लगा। तो फिल्में तो बहुत हैं जो कि श्रमिकों के ऊपर और किसानों के ऊपर, उनकी समस्याओं को लेके बनी हैं, और अचानक तो नाम दरअसल याद आते नहीं, आप जब मुझसे पूछ रहे हैं। जैसे कि मुझे ग्रेप्स ऑफ रैथ फिल्म की याद आ रही है, जो जॉन फोर्ड ने 1940 में स्टीनबैक के उपन्यास में बनाई थी। स्टीनबैक नोबेल प्राइज विनर थे। तो वो फिल्म दिखाती है कि किस तरीके से पूंजीवाद के उस युग में किसानों की जमीनों के ऊपर दखल करके
और उनको बेदखल किया जा रहा था, और कैसे खेतों के ऊपर ट्रैक्टर चलने लगे थे और हजारों की संख्या में किसान भाग रहे थे और उनसे कहा जा रहा था कि वहाँ उद्योग धंधे खुल रहे हैं, वहाँ तुम चले जाओ। तो लोग रास्तों पर मर रहे थे और जहाँ पहुँचते थे वहाँ पर आप देखते कि कूड़े के ढेर के ऊपर बच्चे खाना ढूंढ रहे हैं और हजारों की संख्या में मजदूर बेकार घूमते थे। तो आज जब हम देख रहे हैं कि आज के वक्त में मुझे अचानक याद आया, वो दृश्य मुझे उस फिल्म के याद आए, जबकि सड़कों के ऊपर यहाँ पर अचानक एक लॉकडाउन के घोषणा के बाद और फिर अनिश्चितता की स्थिति से जब लाखों मजदूर भागना शुरू हुए, वो किसी की उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। जो मध्यवर्ग अपने को बहुत अपनी नैतिकता और मानवीयता का ढिढोरा पीटता है, किसी ने कोई आवाज तक नहीं उठाई, लोग पैदल चल पड़े अपने घरों की तरफ। तो मुझे जॉन फोर्ड की उस फिल्म के भी दृश्य याद आ रहे हैं। उसमें एक परिवार में बूढ़ा आदमी मर जाता है, रास्ते में कहीं दफन करते हैं। ये बड़ी भयावह स्थिति है और इससे ऐसा लगता है कि आदमी की नियति, उसकी तकदीर, उसका जीवन बदल जाते हैं। शताब्दियां बीतती हैं, दशक बीतते हैं, पर जो सामान्य जन है, विशाल मानव समुदाय है, वो जीवन के सुख से वंचित ही रहता है और किसी तरीके से दो रोटी कमाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर के नौकरी करता है किसी तरीके से, और किसी दिन वो वहां से भगा दिया जाता है। बेचेहरा, बेपहचान लाखों लोग, तकलीफ की बात है। तो ग्रेव्स ऑफ रैथ एक बार फिर से हमारी आंखों के सामने आज वापस है। हमारे इन लोगों ने धरती के लाल जैसे कि नाटक पहले इप्टा ने पेश किया, ख्वाजा अहमद अब्बास, वो भी नवान और जुबानबंदी और एक किशन चंद्र की कहानी थी, उसके आधार पे धरती के लाल। धरती लाल 1946 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म बनाई, इसमें बलराज साहनी और उनकी पत्नी दमयंती और तृप्ति मित्रा, जो शंभू मित्र से शादी की, उससे पहले तृप्ति भादुरी थी, जोहरा सहगल, रशीद खान, सारे इप्टा के कलाकार इन लोगों ने उसमें अनुभव किया, अभिनय किया था। और धरती के लाल तो बहुत मशहूर हुई, रूस में तो वो कहाँ कहाँ कितने कितने हफ्तों चलती रही, सफल नहीं हुई। इस तरह की फिल्में व्यावसायिक तरीके से सफल नहीं होती हैं, लेकिन एक बड़ा काम था। नीचा नगर चेतन आनंद ने बनाई थी लोअर डेप्थ्स के आधार पर, जिसमें कि नीचे रहने वाले लोग, किसान और मजदूर, वहाँ ऊपर सरकार नाम का एक आदमी रहता है और वो किस तरीके से अत्याचार करता है उनके ऊपर। वो नीचा नगर को उस जमाने में मेरे ख्याल से पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय मिला था, शायद अभी याद नहीं आ रहा है, कार्लोवी वारी में, कांस में शायद। और इसी तरह से 2 बीघा जमीन बनाई विमल रॉय ने बाद में, जो पॉपुलर किस्म की फिल्म थी, लेकिन फिर भी बंगला में भी बहुत सी ऐसी फिल्में बनी। और बल्कि बंगला में तो बाद में समांतर सिनेमा के जमाने में भी उस तरह की फिल्में बनती रही। दुर्भिक्ष के बारे में अशनी संकेत बनाई उन्होंने बंगाल के 1943 के अकाल में। मृणाल सेन ने एक बड़ी जबरदस्त फिल्म बनाई अकालेर शोंधानी, अकाल की खोज में, जिसमें कि फिल्म यूनिट किसी गांव में 1943 के बंगाल के अकाल के ऊपर फिल्म बनाने जाता है और उनके अपनी जीवन शैली में और गांव के निवासियों के बीच में जो एक अंतर विरोध पैदा होता है, उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया है उन्होंने। बड़ी जबरदस्त फिल्म, आपको हिला देती है अंदर से। तो ये तो सिनेमा के माध्यम से कोशिश हुई है कि किसान मजदूरों की तकलीफों को, उनके संघर्ष को, उनके शोषण को, उनकी यंत्रणा को और उनका सदियों से जो वंचित रहे आए हैं, वो जो है, कभी वो दास कहलाते थे, कभी कुछ कहलाते थे, नाम बदलते रहे। आज वही स्थिति हो रही है। हम एक प्रजातंत्र के
21वीं सदी के इस युग में हैं और आम इंसान जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि भेड़ों और बकरियों के रेवड़ की तरह उनको कहीं भी हाँक दो। बड़ी वर्तमान समय में जो हालत हो गई है मजदूरों की, खासतौर पे जो हालत हो गई है, प्रवासी मजदूर सड़कों पर हैं, भटक रहे हैं, आपको क्या दिखता है मिश्रा जी, इन मजदूरों का और इस देश का भविष्य आपको क्या दिखता है? देखिए, भविष्य के बारे में हम कोई परिकल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इतिहास हमें हमेशा कुछ न कुछ शिक्षा देता है। आप अगर याद करें द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का काल 30 और 40 के दशक का, जबकि मुसोलिनी और हिटलर का इटली और जर्मनी में फांसीवाद का उदय हुआ और जिसमें जाति और धर्म के आधार के ऊपर और एक किसी विशिष्ट वर्ग को घृणा का पात्र बना के और उनको दुश्मन बना करके एक तरह की एक नई, जिसे हम लोग फांसीवाद भी कहते हैं, एक तरह का एक तंत्र, एक तानाशाही स्थापित हुई। ये तो अलग बात है कि उस वक्त फिर क्योंकि वो व्यक्ति इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया हिटलर के, उसने सारी दुनिया पे विजय करने की जो बात सोची तो लोगों ने मिलकर नष्ट कर दिया। लेकिन वो नक्शा जिन लोगों को ताकत मिल जाती है उनके दिमाग से मिटा नहीं है। और मुझे कभी कभी लगता है कि समाज क्या उसी दिशा में, या देश की व्यवस्था क्या उसी दिशा में नहीं जा रही जिसमें ताकत एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाती है और सामान्य जन सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसा लगता है। तो इस दौर में जो मजदूर आज हम टीवी में, अखबारों में और लगातार तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, ये तमाम मजदूर, इनकी भविष्य में क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपको क्या लगता है? आपका अपना क्या सोचना है? देखिए, ऐसा है कि जो लोग सामान्य जन के पक्षधर हैं वो इनकी पीड़ा, इनके दुख, इनके विस्थापन और इनके अपने उन घरों को वापस जाने का कि एक जो प्रयाण इनका चल रहा है, जहां उनके लिए कुछ खाने को नहीं था इसीलिए तो वो वापस गए, तो वो रास्ते पर भूखे मर रहे हैं तो वहां भी जाके भूखे मरेंगे जहां पहुंच रहे हैं। तो ये जो करोड़ों लोग विस्थापित हो रहे हैं और अपने घरों को भाग रहे हैं कि कोई और दूसरी जगह नहीं, लेकिन घर भी उनके लिए कोई संबल नहीं, उनके लिए 2 मुट्ठी अनाज वहां भी नहीं है, तो क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये सारे लोग इस असंतोष को संगठित करें और अपने अधिकारों की मांग करने की कोशिश करें तो सामान्य जन के विशाल आंदोलन को जो शुरू होता है अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उसे दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उन शक्तियों को जो कि उनके ऊपर हुकूमत करके और उनके साथ अत्याचार करती है। वह होगा वैसा, नेतृत्व मिलेगा, वो लोग संगठित होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। मिश्रा जी, बहुत ही बेहतरीन कुछ बातें आपने कही। अब मैं अंत में आपसे ये चाहूंगा कि आप हमारे देश भर के इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ के साथियों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आप अपनी तरफ से वो संदेश हमें दीजिए। मेरा संदेश मित्र ऐसा है, जैसा अगर आपको ध्यान हो, मैंने शुरू में कहा कि कोई भी संस्था जैसे प्रगतिशील लेखक संघ या इप्टा, ये इन्हें संस्था न मान के हमें एक आंदोलन मानना चाहिए। ये इस तरह के संगठन थे जिन्होंने कि सामान्य जन की पक्षधरता की, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे दूसरे गरीब लोग हों, छोटे दुकानदार हों, खोमचा लगाने वाले लोग,
वो जो नेतृत्व उन्होंने किया और उनके अंदर चेतना पैदा करने की कोशिश की, तो उस तरह के कितने दूसरे संगठन पैदा हुए। जनवादी लेखक संघ भी उसी तरह का है, दूसरे नाटकों की मंडली अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में बनी। तो इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ को ये श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने सामान्य जन की सताए हुए इंसानों की पक्षधरता का एक आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन थमा नहीं है और थमेगा भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोनों के लिए, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इन संगठनों के साथ एक ज़माने में जुड़ा रहा और अपनी चेतना में इस उम्र में भी ज़्यादा सक्रिय न होने के बावजूद आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और वो जो कुछ कर रहे हैं आज, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो अब वक्त है कि वो जाएं। जैसे कि 40 के दशक में, 50 के दशक के शुरू में इप्टा के लोग जाकर के गांव-गांव में जाया करते थे। हेमंत कुमार, सलील चौधरी, ये लोग जाते थे गांव में, और उस गीत जैसे रनर गीत है भट्टाचार्य का, सुकांत का, वो रनर चले छे झम झम घंटा बाजे राते, डाक का हरकारा चला जा, वो गीत सुनाते थे। गांव की बधू, ये गीत सुनाया करते थे और इस तरह से चेतना पैदा करते थे। तो आज जो सताए हुए इंसान हैं, उनमें फिर जाकर के भीतर उस चेतना को पैदा करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया मुझे।